हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे कैपिटल गेन चैप्टर। कैपिटल गेन चैप्टर में आज हम एक नई सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, सेक्शन 45 सबसेक्शन 5, जो कि आपके पेज नंबर 97 पर दे रखी है। तो पेज नंबर 97 देखें। पेज नंबर 97 पर सेक्शन 45 सबसेक्शन 5 किस बारे में है? कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट। तो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय वे ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ। गवर्नमेंट किसी पर्सन की कैपिटल एसेट का कंपल्सरी एक्विजिशन कर ले, ठीक है। गवर्नमेंट के पास वाइड पावर है, गवर्नमेंट किसी भी पर्सन की कैपिटल एसेट का कंपल्सरी एक्विजिशन कर सकती है अंडर एनी लॉ। तब ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगी। अब इशू अराइज होता है, क्या कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ को क्या ट्रांसफर माना जाएगा? क्या इस सिचुएशन में कैपिटल गेन टैक्स लगेगा? यस, लगेगा, ठीक है। क्यों? एसएससी को इस केस में सेल कंसीडरेशन कंपनसेशन के फॉर्म में मिलेगा। एसएससी को सेल कंसीडरेशन कंपनसेशन के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। अगेन ये स्पेसिफिक सिचुएशन है। तो स्पेसिफिक सिचुएशन कैसे है ये हम देखते हैं। देखिए, आपके कैपिटल गेन चैप्टर जहां स्टार्ट हो रहा है उसका फर्स्ट पेज, तो कैपिटल गेन हेड स्टार्ट हो रहा है आपके पेज नंबर 83 पर। 83 पर आपको दे रखा है, 83 पर आपको दे रखा है कि सेक्शन 45 सबसेक्शन 5 कैपिटल गेन इन केस ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ। ये स्पेसिफिक सिचुएशन है, मतलब यहां पर भी ऐसा हो सकता है कि डीओटी टैक्सेबिलिटी ईयर में फॉल ना करे, ठीक है। डीओटी टैक्सेबिलिटी ईयर में फॉल नहीं करेगी। क्यों? डीओटी क्या होगी इस केस में? डेट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन। और टैक्सेबिलिटी ईयर क्या होगा? जब हमें गवर्नमेंट से कंपनसेशन मिलेगा। तो इस सिचुएशन में भी डीओटी टैक्सेबिलिटी ईयर में फॉल नहीं करेगी। तो हो गया आपका स्पेसिफिक सिचुएशन। रीजन, नॉर्मल सिचुएशन में तो डीओटी टैक्सेबिलिटी ईयर की कोई डेट होती है। नॉर्मली नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, डीओटी फॉल टैक्सेबिलिटी ईयर में करती है, ठीक है, लेकिन इस केस में नहीं करेगी। तो ये हो गया स्पेसिफिक सिचुएशन। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं आगे। अगेन ये कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ, ये ट्रांसफर है या नहीं? बताइए, इसे ट्रांसफर माने या नहीं? तो ट्रांसफर की डेफिनेशन देखिए। ट्रांसफर की डेफिनेशन आपको दे रखी है पेज नंबर 85 पर। पेज नंबर 85 पर देखिए ट्रांसफर की डेफिनेशन। ट्रांसफर की डेफिनेशन में दे रखा है कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ, इसे ट्रांसफर माना जाएगा। माना जाएगा तो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। यस, लगेगा। क्लियर? तो इस इशू को हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सेक्शन 45 सबसेक्शन 5 कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ, ये सेक्शन 2 केस में लगती है। सिर्फ कंपल्सरी एक्विजिशन के केस में नहीं लगती, सिर्फ कंपल्सरी एक्विजिशन के केस में तो लगती ही है, एक और केस में लगती, जहां पर ट्रांसफर फॉर विच कंसीडरेशन इज डिटरमाइंड और अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई हो। मतलब सेक्शन 45 सबसेक्शन 5 दो केस में लगती है। कंपल्सरी एक्विजिशन के केस में फर्स्ट, सेकंड, जहां पर कंसीडरेशन डिटरमाइन और अप्रूव या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है या आरबीआई ने किया है, उस केस में भी सेक्शन 45 सबसेक्शन 5 लगती है। तो इस केस में एसएससी को अपना सेल कंसीडरेशन किस फॉर्म में मिलता है? कंपनसेशन के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने उसका कंपनसेशन डिटरमाइन किया। सपोज
15 लाख। ठीक है, तो ये कहलाता है जो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स फिक्स हुआ। ठीक है, 15 लाख ये कहलाता है इनिशियल और फर्स्ट कंपनसेशन। क्लियर। अब एक बात समझना, एसएससी सपोज इस कंपनसेशन के अमाउंट से सेटिस्फाई ना हो, उसे लग रहा है कि ये कंपनसेशन कम मिला। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील करे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील करे, और सपोज हाई कोर्ट एसएससी के फेवर में फैसला दे कि इस एसएससी को गवर्नमेंट एक्स्ट्रा कंसीडरेशन और दे। ठीक है, कितना? 7 लाख। तो जो 7 लाख एक्स्ट्रा मिला वो है एडिशनल और एनहांस्ड कंपनसेशन। क्लियर। इसका मतलब सेल कंसीडरेशन के दो पार्ट है, इनिशियल कंपनसेशन और एडिशनल कंपनसेशन। बट एडिशनल कंपनसेशन तभी मिलेगा जब एसएससी कोर्ट में जाए और कोर्ट उसका कंपनसेशन बढ़ाए। क्लियर। अब तो मतलब इस सेक्शन में सेल कंसीडरेशन रिसीव्ड इन पार्ट्स है। सेल कंसीडरेशन दो पार्ट्स में है, इनिशियल कंपनसेशन और एडिशनल कंपनसेशन। ठीक है, चलिए दोनों का टैक्सेबिलिटी ईयर क्या होगा, इनिशियल कंपनसेशन का टैक्सेबिलिटी ईयर क्या होगा। देखो हमने अभी एग्जांपल में बात की कि इनिशियल कंपनसेशन मिला 15 लाख और एडिशनल मिला 7 लाख, तो टोटल कितना मिला 22 लाख। क्लियर। अब जो 15 लाख है गवर्नमेंट ने डिसाइड तो कर दिया, गवर्नमेंट ने डिसाइड तो कर दिया, बट उसमें से अभी सिर्फ 5 लाख ही दिया। 15 लाख डिसाइड हुआ इनिशियल कंपनसेशन, उसमें से सिर्फ 5 लाख ही दिया। तो टैक्सेबिलिटी ईयर क्या होगा, तो ढंग से समझना। तो टैक्सेबिलिटी ईयर क्या होगा, द ईयर इन विच कंपनसेशन और पार्ट देयर ऑफ इज रिसीव्ड। जब कंपनसेशन मिला या उसका पार्ट मिला। तो इनिशियल कंपनसेशन गवर्नमेंट ने डिटरमाइन तो 15 लाख किया था, उसमें से 5 लाख ही दिया अभी, और बाकी का 10 लाख नेक्स्ट ईयर दिया। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर 2019-20 में 5 लाख ही दिया और उसके नेक्स्ट ईयर में बाकी का 10 लाख दिया इनिशियल कंपनसेशन। तो सवाल पैदा होता है इनिशियल कंपनसेशन जो 15 लाख है उसका टैक्सेबिलिटी ईयर क्या होगा, जब कंपनसेशन और पार्ट देयर ऑफ इज रिसीव्ड, पार्ट देयर ऑफ दे रखा है, मतलब पार्ट मिले तो भी टैक्सेबिलिटी फुल की होगी। तो कहने का मतलब आपका फुल इनिशियल कंपनसेशन आपका सेल कंसीडरेशन माना जाएगा। मतलब 5 लाख मिले भले ही पार्ट, बट टैक्सेबल पूरा इनिशियल कंपनसेशन 15 होगा। दोबारा सुनो, भले ही मिले 5, अभी 5 लाख ही मिला अभी 15 में से, बट पूरा 15 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। कब? जब 5 लाख ही मिला तब। क्लियर। मतलब जब पार्ट मिला तभी टैक्सेबिलिटी फुल की हो जाएगी। किसके लिए? सिर्फ इनिशियल कंपनसेशन की बात कर रहा हूं। ठीक है, इनिशियल कंपनसेशन 15 डिटरमाइन हुआ, 15 में से 5 इसी साल मिल गया, बाकी का 10 नेक्स्ट ईयर में मिला। तो जब 5 लाख मिला पूरे 15 लाख को लेकर टैक्सेबिलिटी ईयर माना जाएगा। ठीक है, तो पूरे 15 लाख टैक्सेबल। कब? जब मिले 5 लाख ही तब। अच्छा, उसमें से कॉस्ट कौन सी लेस कर पाऊंगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर, तीनों टाइप की कॉस्ट अवेलेबल हैं, तीनों ही लेस हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर मैंने कहा कि एसएससी को ये कंपनसेशन कम लगता है तो वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपील कर देता है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट उसका कंपनसेशन 7 लाख से बढ़ा देती है। 7 लाख ऑर्डर देती है हाई कोर्ट गवर्नमेंट को कि इसको 7 लाख और दिया जाए, ये कहलाता है एडिशनल कंपनसेशन। ठीक है, तो एडिशनल कंपनसेशन का टैक्सेबिलिटी ईयर क्या? जब वो मिला रिसिप्ट ईयर, रिसिप्ट ईयर को टैक्सेबिलिटी ईयर कहा जाएगा। और कितना डीम्ड सेल कंसीडरेशन माना जाएगा? फुल एडिशनल, फुल
एडिशनल, मतलब पूरा 7 लाख टैक्सेबल होगा। कब? जब वो रिसीव होगा। बट ध्यान रखना, एडिशनल कंपनसेशन पार्ट में नहीं मिलता, ठीक है? क्यों? जैसे नहीं, एडिशनल कंपनसेशन पार्ट में नहीं मिलता। जैसे इनिशियल कंपनसेशन पार्ट में मिला ना, 5 मिल गया इस साल, 10 नेक्स्ट ईयर में। इनिशियल कंपनसेशन पार्ट्स में मिल सकता है, एडिशनल पार्ट्स में नहीं मिल सकता। क्यों? अरे क्योंकि वो ड्यू टू कोर्ट ऑर्डर मिलता है ना, इसलिए। ठीक है, अब इसमें से क्या कॉस्ट लेस करोगे? इनिशियल के वक्त तो सारी कॉस्ट लेस हो गई, इनिशियल कंपनसेशन मिलते वक्त सारी कॉस्ट लेस हो गई ना। अब दोबारा कॉस्ट फिर लेस होगी क्या? नहीं। तो एडिशनल कंपनसेशन के वक्त कोई कॉस्ट लेस नहीं होगी। लेकिन इसमें भी एक खास पॉइंट, एसएससी कोर्ट गया गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो जो उसके कोर्ट में लीगल एक्सपेंसेस लगे, कोर्ट में जो लीगल एक्सपेंसेस लगे, एसएससी उनको सीओटी मान सकता है और वो एडिशनल कंपनसेशन में से इस लीगल एक्सपेंसेस को सीओटी मानते हुए लेस कर सकता है। ठीक है, कॉस्ट तो वैसे उसे ऑलरेडी अलाउ हो चुकी थी, इनिशियल कंपनसेशन में से लेस हो चुकी थी, बस एडिशनल कंपनसेशन उसने हासिल कैसे किया? कोर्ट जाकर उसके लीगल एक्सपेंसेस लग गए, तो ये लीगल एक्सपेंसेस को सीओटी मानकर एडिशनल कंपनसेशन में से लेस करना अलाउ होगा। और एक बहुत खास बात कि डीओटी क्या मानी जाएगी? डेट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन। ठीक है, तो सपोज एसएससी की प्रॉपर्टी का कंपल्सरी एक्विजिशन तो हो गया था 1993 में, ठीक है, और उसको कंपनसेशन रिसीव हुआ 2020 में। क्लियर? तो डीओटी क्या मानी जाएगी? उसकी डेट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन, ये डीओटी मानी जाएगी। और टैक्सेबिलिटी ईयर क्या होगा? जब कंपनसेशन मिला तो वो टैक्सेबिलिटी ईयर हुआ। तो इस केस में भी आपकी डीओटी टैक्सेबिलिटी ईयर में फॉल नहीं करती। क्लियर? इसीलिए तो इसको स्पेसिफिक सिचुएशन बोला, क्योंकि इस केस में भी डीओटी टैक्सेबिलिटी ईयर में फॉल नहीं करती, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनसेशन देरी से ही देती है। ठीक है, तो डीओटी वैसे क्या होती है? डेट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन, और कंपनसेशन देरी से मिला तो कंपनसेशन जब रिसीव होता है, रिसिप्ट ईयर को टैक्सेबिलिटी ईयर माना जाता है। ठीक है, बात समझ आई? अब कुछ और बातें करते हैं सेक्शन को लेकर। नोट नंबर 2 देखते हैं। अगर किस डेथ हो गई ओरिजिनल ट्रांसफरर की, एसएससी की डेथ हो गई या किसी अदर रीजन की वजह से एडिशनल कंपनसेशन किसी अनदर पर्सन को मिला, जैसे एसएससी की डेथ के बाद एडिशनल कंपनसेशन उसके लीगल हेयर्स को मिला, तो क्या वो लीगल हेयर्स को भी टैक्सेबल होगा? देखो, एसएससी की हो गई डेथ, उसने केस तो लगा दिया था कोर्ट में, और उसकी डेथ के बाद भी केस चलता रहेगा और एडिशनल कंपनसेशन मिलेगा लीगल हेयर्स को। तो इशू अराइज होता है, क्या लीगल हेयर्स को भी एडिशनल कंपनसेशन टैक्सेबल होगा क्या? यस, होगा, टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट, मतलब लीगल हेयर्स। राइट? फिर अभी हमने बात की एडिशनल कंपनसेशन टैक्सेबल होता है इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। ठीक है, टैक्सेबल होता ही है। अब एक बात समझना, अब एक खास बात, एसएससी जैसे कोर्ट गया ना गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि इस एसएससी को एडिशनल कंपनसेशन और दिया जाए, कितना? 7 लाख। ठीक है, हाई कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करते हुए गवर्नमेंट एक बार तो एसएससी को दे देती है एडिशनल कंपनसेशन, 7 लाख उसे दे दिया। लेकिन एडिशनल कंपनसेशन 7 लाख पे करने के बाद गवर्नमेंट हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट, हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट चली जाए, हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट चली जाए, ये कहते हुए कि हाई कोर्ट ने एसएससी के दबाव में गलत फैसला दिया, ये कंपनसेशन बढ़ाया ही नहीं जाना चाहिए था, इस एसएससी को तो एडिशनल कंपनसेशन मिलना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, तो गवर्नमेंट, हाई कोर्ट ने जो कंपनसेशन बढ़ाया,
उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट चली गई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने उस एडिशनल कंपनसेशन के अमाउंट को कम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस एडिशनल कंपनसेशन के अमाउंट को कम कर दिया तो क्या होगा? अब इस केस में एक लफड़ा पैदा हो जाएगा। क्या? एसएससी तो रिसिप्ट ईयर में वो एडिशनल कंपनसेशन को सेल कंसीडरेशन बताकर टैक्सेबल करवा चुका है ना, तो वो तो ऑलरेडी उस पर टैक्स दे चुका। अब बाद में अगर सुप्रीम कोर्ट एडिशनल कंपनसेशन को रिड्यूस करे तो क्या होगा? तो क्या होगा बताइए? एसएससी तो एडिशनल कंपनसेशन ऑलरेडी शो करके उस पर टैक्स पे कर चुका था, तो अब एडिशनल कंपनसेशन को अगर गवर्नमेंट आगे अपील करे सुप्रीम कोर्ट में कि इसको कम किया जाए और सुप्रीम कोर्ट उस एडिशनल कंपनसेशन को कम कर दे तो क्या होगा बताइए? देखिए, रिसीव हो गया, एसएससी को टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट तो यही है, इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट टैक्सेबल होगा। अब एक सवाल पैदा होता है, एसएससी का कहना है कि गवर्नमेंट इस एनहांसमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई है, मुझे ये एडिशनल कंपनसेशन 7 लाख मिल तो चुका है, लेकिन इस एनहांसमेंट के अगेंस्ट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट चली गई है कम करवाने के लिए, तो क्या तब भी एडिशनल कंपनसेशन टैक्सेबल होगा? बिल्कुल टैक्सेबल होगा। क्यों टैक्सेबल होगा? अरे कंसेप्ट है, इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट टैक्सेबल हो जाएगा irrespective of the fact that appeal has been filed by the government against such enhancement। भले ही गवर्नमेंट ने आगे अपील कर दी, एसएससी को तो मिल गया ना, टैक्सेबल हो जाएगा इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। क्लियर? अब एक खास बात और, इस एडिशनल कंपनसेशन को लेकर कई बार एडिशनल कंपनसेशन को लेकर कोर्ट में एसएससी और गवर्नमेंट के बीच खींचतान चलती है। खींचतान कैसे चलती है उसको अभी हम समझते हैं। देखिए, एसएससी का कहना है, मान लीजिए गवर्नमेंट थोड़ा सा एग्री हो गई है कि एडिशनल हम दे सकते हैं इसको, बट 7 नहीं, एसएससी ज्यादा कह रहा है, 7 कह रहा है एसएससी, ठीक है, बट हम 7 नहीं मानते, ठीक है, हम इसमें से 3 लाख के लिए एग्री हैं, हम 3 लाख दे देते हैं। गवर्नमेंट एग्री हो गई 3 लाख एडिशनल कंपनसेशन देने के लिए। जब एसएससी एडिशनल कंपनसेशन हासिल करने के लिए हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट में गवर्नमेंट 3 लाख देने को एग्री हो गई, ठीक है। 4 लाख को लेकर अभी भी डिस्प्यूट बना हुआ है, ठीक है। एसएससी का तो आर्गुमेंट है, नो मुझे पूरे 7 दो, 7 लाख दो। गवर्नमेंट का कहना है नहीं, 3 तक हम एग्री हैं, दे सकते हैं। 4 लाख को लेकर डिस्प्यूट बना हुआ है, क्या होगा इस सिचुएशन में? हाई कोर्ट एडिशनल कंपनसेशन को लेकर इंटरिम ऑर्डर पास करेगा। हाई कोर्ट एडिशनल कंपनसेशन को लेकर फाइनल ऑर्डर पास नहीं करेगा कि 7 लाख दे दो, नहीं। गवर्नमेंट अभी 3 लाख को लेकर एग्री हो गई ना, तो हाई कोर्ट अभी फाइनल ऑर्डर पास नहीं करेगा एडिशनल कंपनसेशन को लेकर। हाई कोर्ट अभी सिर्फ इंटरिम ऑर्डर पास करेगा। गवर्नमेंट को कहा जाएगा 3 लाख के लिए तो आप एग्री हो ना, तो दे दो 3 लाख एसएससी को। गवर्नमेंट आप 3 लाख देने के लिए तो एग्री हो, तो दे दो, उसके लिए हम इंटरिम ऑर्डर पास करते। तो अब सवाल पैदा होता है, एडिशनल भी टुकड़ों में मिल रहा है, 3 मिल चुका है और बाकी 4 लाख को लेकर डिस्प्यूट बना हुआ है, ठीक है। तो 3 मिल चुका है, 4 लाख अभी बाद में मिलेगा नहीं मिलेगा वो डिसाइड भी नहीं है। क्लियर? तो क्या 3 लाख अभी टैक्सेबल कर दे एट द टाइम ऑफ इंटरिम ऑर्डर? तो एडिशनल कंपनसेशन जो 3 लाख मिला अभी इंटरिम ऑर्डर की वजह से, 3 लाख कब मिला? इंटरिम ऑर्डर की वजह से, तो फिर ये टैक्सेबल नहीं होगा। ये पूरा कब टैक्सेबल होगा? पूरा 7 लाख कब टैक्सेबल होगा? एट द टाइम ऑफ फाइनल ऑर्डर, ठीक है। तो यहां ये बात दे रखी है, देखिए ये बात दे रखी है यहां पर।
एनी अमाउंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड इन परसुएंस ऑफ एन इंटरिम ऑर्डर, कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया, शैल बी डीम्ड टू बी कैपिटल गेन टैक्सेबल, वो टैक्सेबल कब होगा, ठीक है, इन दैट ईयर इन विच द फाइनल ऑर्डर इज मेड, जब फाइनल ऑर्डर पास होगा तब टैक्सेबल होगा। मतलब इंटरिम ऑर्डर की वजह से अभी 3 लाख मिल गया ना, वो जब मिला तब टैक्सेबल नहीं होगा। एडिशनल कंपनसेशन भले ही पार्ट में मिल जाए, पार्ट रिसिप्ट ईयर में टैक्सेबल नहीं होगा। पूरा एडिशनल कंपनसेशन कब टैक्सेबल होगा, व्हेन द फाइनल ऑर्डर इज पास्ड। कहने का मतलब इंटरिम ऑर्डर की कंप्लायंस में एसएससी को कुछ मिल जाए तो वो रिसिप्ट ईयर में टैक्सेबल नहीं होगा। एडिशनल कंपनसेशन पूरा का पूरा कब टैक्सेबल होगा, जब तक कि उसका फाइनल ऑर्डर पास नहीं हो जाता। क्लियर, ठीक है, तो ये भी सिस्टम है। तो अब हम यूं कह सकते हैं क्या, इनिशियल पूरा ही टैक्सेबल हो जाता है, भले ही पार्ट मिले तो भी इनिशियल कंपनसेशन पूरा ही टैक्सेबल हो जाता है भले ही पार्ट मिले। लेकिन एडिशनल कंपनसेशन पार्ट में मिले भी अगर, वैसे मिलता नहीं है, इंटरिम ऑर्डर की वजह से मिल सकता है, मिले भी अगर तो वो पार्ट रिसिप्ट ईयर में टैक्सेबल नहीं होगा जो मिल रहा है ड्यू टू इंटरिम ऑर्डर। एडिशनल पूरा का पूरा टैक्सेबल कब होगा, जब उसका फाइनल ऑर्डर पास हुआ उस ईयर में टैक्सेबल होगा। बात समझ आई कि नहीं, ठीक है, ये सिस्टम है। तो अब आ जाइए पेज नंबर 98 पर। पेज नंबर 98 पर क्या दे रखा है, अगर एडिशनल कंपनसेशन है रिड्यूस कर दिया अपील प्रोसीडिंग्स में, सुप्रीम कोर्ट ने रिड्यूस हो गया एडिशनल, ठीक है, जैसे 7 लाख मिल गया था, 7 लाख मिल गया एक बार एसएससी को, एसएससी ने उसको टैक्सेबल बता दिया, ठीक है, उस पर टैक्स भी दे दिया, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस एडिशनल 7 लाख को 5 लाख कर दिया, रिड्यूस कर दिया, तो क्या होगा, तो एसेसिंग ऑफिसर शेल रिकम्प्यूट द टैक्सेबल कैपिटल गेन। एसएससी ने 7 लाख को टैक्सेबल बताते हुए रिटर्न फाइल कर दिया, एसएससी ने 7 लाख एडिशनल कंपनसेशन मिला उसको रिसिप्ट ईयर में टैक्सेबल बताते हुए रिटर्न फाइल कर दिया, ठीक है। अब एसेसिंग ऑफिसर उसके रिटर्न को उठाएगा और उसमें करेक्शन करेगा, ठीक है, मतलब एसेसिंग ऑफिसर ये गेन रिकम्प्यूट करेगा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूस्ड कैपिटल गेन, ठीक है। एसएससी ने पहले कितना गेन बताया, सेल कंसीडरेशन कितना बताया होगा, 7 लाख एडिशनल मुझे मिला। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको कम कर दिया, 7 लाख का कर दिया 5 लाख, तो एसेसिंग ऑफिसर इस रिटर्न को उठाएगा, इसमें से सेल कंसीडरेशन 7 लाख काटेगा और इसकी जगह रिड्यूस्ड वाला लिखेगा, ठीक है, और वो कैपिटल गेन रिकम्प्यूट करेगा। बात समझे, और ये करने के लिए उसे टाइम दिया जा रहा है कितना, 4 साल। 4 साल तक वो ऐसा कर सकता है फ्रॉम एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच ऑर्डर रिड्यूसिंग द कंपनसेशन वाज पास्ड, ठीक है। तो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि 7 लाख का 5 लाख करो एडिशनल कंपनसेशन, तो जब वो ऑर्डर आया उस ईयर एंड से 4 साल तक इनकम टैक्स ऑफिसर के पास टाइम है कि वो एसएससी का रिटर्न उठाए और उसमें जो 7 लाख लिखा था उसको काटकर 5 लाख लिखकर एसएससी का कैपिटल गेन रिकम्प्यूट करे, ठीक है। अब बताइए इस केस में एसएससी इस पर ऑलरेडी टैक्स दे चुका था, तो अब 5 लाख पर कंप्यूट करेंगे तो उसका गेन कम आएगा, गेन कम आएगा तो टैक्स भी कम बनेगा, बट एसएससी तो इस पर ऑलरेडी टैक्स दे चुका है, तो क्या वो टैक्स एसएससी को रिफंड होगा, यस रिफंड होगा। क्लियर, एसएससी 7 लाख पर बताते हुए टैक्स ज्यादा दे चुका था, अब सुप्रीम कोर्ट ने उसका एडिशनल 5 लाख कर दिया ना, तो उसका गेन कम हो जाएगा, जबकि वो ऑलरेडी ज्यादा गेन पर टैक्स दे चुका है, तो जो टैक्स वो ज्यादा दे चुका है उसका उसको रिफंड मिलेगा क्या, यस मिलेगा, ठीक है, ये सिस्टम है। अब एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं,
एक एग्जम्पशन है सेक्शन 10 सबसेक्शन 37 में। इनकम टैक्स के वैसे सारे एग्जम्पशन सेक्शन 10 में ही होते हैं, ठीक है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 37 एक एग्जम्पशन की बात करता है, बट उस एग्जम्पशन को पहले हम इजी लैंग्वेज में समझते हैं। तो इजी लैंग्वेज में बात करते हैं इस एग्जम्पशन की। पहले देखो ये एग्जम्पशन हम पहले इजी लैंग्वेज में बात करते हैं। सेक्शन 10 सबसेक्शन 37 का एग्जम्पशन किसको मिलता है? अगर एसएससी इंडिविजुअल एचयूएफ हो तो वो क्या ट्रांसफर कर रहे हैं? अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। बताओ, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड तो कैपिटल एसेट होती है। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया कैपिटल एसेट नहीं होती है। अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया तो कैपिटल एसेट होती है, ठीक है। तो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड का कैपिटल गेन वैसे तो टैक्सेबल है, बट यहां ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो इसका गेन एग्जम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 37। तो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड एसएससी की 2 साल यूज्ड है। एसएससी ने यूज किया या उसके पेरेंट्स ने यूज किए? यूज्ड है। ये अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड यूज्ड है, ठीक है। और एसएससी इंडिविजुअल एचयूएफ है, तो उसको जो कैपिटल गेन हुआ, चाहे शॉर्ट टर्म है चाहे लॉन्ग टर्म है, ये एग्जम्प्ट ही हो जाएगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 37। बात समझ आई, ठीक है। चलो तो गवर्नमेंट की लैंग्वेज देखते हैं। इसको लेकर गवर्नमेंट की लैंग्वेज क्या है? इसको लेकर गवर्नमेंट की लैंग्वेज है कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर। गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्विजिशन कर रही है, सिचुएशन कंपल्सरी एक्विजिशन वाली होनी चाहिए, ठीक है ना। या जहां पर गवर्नमेंट कंसीडरेशन का डिटर्मिनेशन कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट या आरबीआई। मतलब सेक्शन 45 सबसेक्शन 5 वाली सिचुएशन होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये कब काम आता है? जब सेक्शन 45 सबसेक्शन 5 वाली सिचुएशन हो तो ही एग्जम्पशन काम करेगा। क्लियर? चलो अब तो दे रखा है आगे क्या कि अगर कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है अंडर एनी लॉ, या जहां पर कंसीडरेशन को डिटरमाइन सेंट्रल गवर्नमेंट या आरबीआई ने किया है, और ये किसका किया है ट्रांसफर? कंपल्सरी एक्विजिशन अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड का जो 2 years यूज्ड है कम से कम बाय एसएससी और हिज पेरेंट्स, वो एग्जम्प्ट हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ। तो ये एग्जम्पशन सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ को ही मिलता है। अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड का कैपिटल गेन वैसे टैक्सेबल होता है क्योंकि वो कैपिटल एसेट होती है, बट अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो, एसएससी इंडिविजुअल एचयूएफ हो और सेक्शन 45 सबसेक्शन 5 वाली सिचुएशन हो, गेन चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, एग्जम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 37। क्लियर? तो ये हमने पढ़ा सेक्शन 45 सबसेक्शन 5। अब इसको लेकर हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं। देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं, इस पर क्वेश्चन बैंक में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दे रखा है, पेज नंबर 64 है, पेज नंबर 64 है, पेज नंबर 64 पर क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन बैंक देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट एक्वायर्स कमर्शियल बिल्डिंग। कमर्शियल बिल्डिंग है, इसका मतलब लॉन्ग टर्म होने के लिए क्या चाहिएगा? एक्सीडिंग 24 मंथ्स चाहिएगा ना, लॉन्ग टर्म होने के लिए, ठीक है। चलिए फिर ओन्ड बाय मिस्टर आर, कब गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्विजिशन कब किया? नवंबर 19, 2015 को गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्विजिशन किया। तो बाबू ये हो गई आपकी डेट ऑफ क्या? ट्रांसफर, क्योंकि डेट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन होती है इस केस में डेट ऑफ ट्रांसफर। क्लियर? अब बट टैक्सेबिलिटी ईयर क्या होगा? व्हेन द कंपनसेशन इज रिसीव्ड। कंपनसेशन का रिसिप्ट ईयर टैक्सेबिलिटी ईयर होता है। डीओटी क्या होती है? डेट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन। फिर दिस बिल्डिंग ये परचेस कब की गई थी? ये आपको डीओए दे रखी है। ये आपकी क्या है? ये आपकी
डेट ऑफ एक्विजिशन है। ठीक है, फिर आगे क्या दे रखा, 13 लाख में खरीदी थी। द सेंट्रल गवर्नमेंट अवार्ड्स, गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्विजिशन कर लिया तो गवर्नमेंट कंपनसेशन फिक्स किया गवर्नमेंट ने 46 लाख एज कंपनसेशन, आउट ऑफ विच दिया तो सिर्फ 6 लाख का टुकड़ा ही है अभी। कब? May 4, 2019 को। May 4, 2019 को वैसे इनिशियल कंपनसेशन 46 लाख डिटरमाइन हुआ, बट उसमें से सिर्फ 6 लाख का ही टुकड़ा अभी प्रीवियस ईयर 2019-20 में दे रहे, तो बाकी का 40 लाख कब दे? बाकी का 40 लाख कब मिला? बाकी का 40 लाख अगले साल मिला, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मिला। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब? 3 अप्रैल 2020 को मिला। अरे भले ही ये बाद में मिला, बट इसका टैक्सेबिलिटी ईयर क्या होगा? भले एक टुकड़ा मिले, 46 लाख में से सिर्फ एक ही टुकड़ा मिला, 6 लाख पार्ट मिले ना, तो भी सेल कंसीडरेशन फुल टैक्सेबल हो जाएगा। कब? जब पार्ट मिला। इसका मतलब पूरे 46 लाख को लेकर टैक्सेबिलिटी ईयर क्या होगा? प्रीवियस ईयर 2019-20। पूरे 46 लाख को लेकर टैक्सेबिलिटी ईयर होगा प्रीवियस ईयर 2019-20। अब आगे पढ़ते हैं, एक्सपेंडिचर हो गया उसके कुछ फॉर गेटिंग कंपनसेशन, कितने? 12,500। ये क्या? ये हो गया मेरा COT, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर हो गया। क्लियर? अब आगे बात करें, ये तो इनिशियल कंपनसेशन के वक्त हुआ, और नेक्स्ट पैराग्राफ को देखने से लग रहा है वो आगे अपील वगैरह में जा रहा है और उसको एडिशनल कंपनसेशन मिल रहा है। ठीक है, तो देखो आगे क्या बोला है। आगे बोला बीइंग एग्रीव्ड अगेंस्ट द अवार्ड, वो इससे खुश नहीं है, एग्रीव्ड है। एग्रीव्ड मतलब वो इससे पीड़ित है कि मुझे पैसा कम दिया। तो मिस्टर आर फाइल्स एन अपील इन बॉम्बे हाई कोर्ट, उसने अपील कर दी गवर्नमेंट के अगेंस्ट। गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, इंडिया है ये। तो बॉम्बे हाई कोर्ट एज पर ऑर्डर एनाउंस द कंपनसेशन, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंपनसेशन उसका बढ़ा दिया, 46 लाख से 64 लाख कर दिया। ठीक है, तो कितना बढ़ाया? 18 लाख। ठीक है, 46 से 64 लाख कर दिया तो 18 लाख बढ़ा दिया ना, ये हो गया एडिशनल। तो इनिशियल कंपनसेशन 46 लाख और एडिशनल 18 लाख। ठीक है, और इसका कोर्ट में भी कुछ खर्चा हो गया। ठीक है, 30,000, ये COT है। लीगल एक्सपेंडिचर को हम COT मानेंगे। कब? एडिशनल कंपनसेशन के वक्त, राइट। मिस्टर आर रिसीव्स, ये एडिशनल कंपनसेशन इसको मिला कब? अप्रैल 24, 2022 को। तो इस एडिशनल कंपनसेशन का टैक्सेबिलिटी ईयर कब होगा? रिसिप्ट ईयर में। बोलो कब? 2022 और 23। मतलब अगर असेसमेंट ईयर के टर्म्स में लिखूं तो 2023-24 हो गया। क्लियर? तो इस एडिशनल कंपनसेशन का टैक्सेबिलिटी ईयर क्या होगा? 2022-23 रिसिप्ट ईयर। क्लियर? पूछ क्या रहे हैं क्वेश्चन में? कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन टैक्सेबल इन डिफरेंट ईयर्स। डिफरेंट ईयर्स में कितना कैपिटल गेन टैक्सेबल है, ये पूछ रहे हैं। तो अभी हम सिर्फ इसका पार्ट ए सॉल्व करते हैं, वैसे आगे पार्ट बी और पार्ट सी भी दे रखा है। अभी से पार्ट ए की कैलकुलेशन करते हैं। तो इनिशियल कंपनसेशन के वक्त क्या होगा और एडिशनल कंपनसेशन के वक्त क्या होगा, दोनों की अलग अलग कैलकुलेशन होगी। एट द टाइम ऑफ इनिशियल कंपनसेशन क्या होगा, अलग कैलकुलेशन होगी। एडिशनल कंपनसेशन के वक्त क्या होगा, अलग कैलकुलेशन होगी, राइट। DOA तो सेम ही रहेगी दोनों में, DOT भी दोनों में सेम ही रहेगी। क्लियर? डेट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन होगी DOT और DOA सेम। ठीक है, तो बट ये 46 लाख फिक्स हुआ इनिशियल, उसमें से 6 लाख कब मिला?
46 लाख में से सिर्फ पार्ट मिला ना, वो पार्ट मिलते ही टैक्सेबिलिटी ईयर आ जाएगा। पार्ट मिलते ही, पार्ट कब मिला? 6 लाख मिला आपको, कब मिला? 4 मई 2019 को। तो पूरे 46 लाख के लिए, पूरे 46 लाख के लिए टैक्सेबिलिटी ईयर हो जाएगा प्रीवियस ईयर 2019-20। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर 2019-20 में टैक्सेबल है। तो देखो क्या बोल रहे हैं, टैक्सेबिलिटी ईयर 2019-20। तो देखो डीओटी अलग है, डीओटी अलग है और टैक्सेबिलिटी ईयर अलग है। डीओटी टैक्सेबिलिटी ईयर में फॉल कर रही है क्या? नहीं, अरे फॉल नहीं करती है डीओटी टैक्सेबिलिटी ईयर में। तो यही तो स्पेसिफिक सिचुएशन हुआ। क्लियर? तो देखो सेल कंसीडरेशन पूरा टैक्सेबल होगा, भले ही मिला 6 लाख तब भी पूरा 46 लाख टैक्सेबल होगा। इसकी कॉस्ट क्या थी? इंडेक्सेशन करना जानते हो आप, कर देना इंडेक्सेशन। बट एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी बाबू, क्या ऊपर क्या लिखना है? ऊपर डीओटी का इंडेक्स लिखना है, 289 मत लिख देना कि लेटेस्ट वाला 289 लिख दो। अरे ऐसे नहीं होगा, ऊपर डीओटी का इंडेक्स होगा। और डीओटी आपकी कब की है? डीओटी आपकी है 19 नवंबर 2015। तो ये 2015-16 का इंडेक्स लिखो। डीओटी आपकी 2015-16 की है, तो इंडेक्स भी ऊपर डीओटी का आता है जो कि है 254। किस ईयर का? अरे 2015-16 का इंडेक्स क्या है? 2015-16 का इंडेक्स 254, डीओटी का इंडेक्स ऊपर लिखने का और नीचे डीओए का इंडेक्स आएगा, नीचे डीओए का इंडेक्स आएगा। खरीदी कब थी? 26 जून 2007 को, उसका इंडेक्स नीचे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ऊपर डीओटी का इंडेक्स आएगा, नीचे डीओए का इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स कॉस्ट कितनी आ गई? 25,59,690। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर उसका लग गया था उस वक्त 12,500, तो एलटीसीजी आ गया। लॉन्ग टर्म हुआ कि नहीं? हाँ, ये आपकी क्या थी? कमर्शियल, क्या थी ये? आपकी कमर्शियल बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी को लॉन्ग टर्म होने के लिए कितना टाइम लगता है? एक्सीडिंग 24 मंथ्स। 24 मंथ से एक्सीड हो गया क्या होल्डिंग पीरियड? यस। तो लॉन्ग टर्म हो गया क्या? यस। तो लॉन्ग टर्म हो गया कैपिटल गेन, इसीलिए तो इंडेक्सेशन किया। चलिए फिर एडिशनल कंपनसेशन के वक्त क्या होगा? टैक्सेबिलिटी ईयर मिला कब? हो एडिशनल मिला कब? एडिशनल मिला आपको टैक्सेबिलिटी ईयर बता दिया था पहले ही, आपको टैक्सेबिलिटी ईयर बता दिया पहले ही 2022-23। ठीक है, तो यही आपका 22-23 टैक्सेबिलिटी ईयर, असेसमेंट ईयर 2023-24। एडिशनल कंपनसेशन का टैक्सेबिलिटी ईयर क्या होता है? रिसिप्ट ईयर, पूरा 18 लाख टैक्सेबल। हाँ, कॉस्ट तो और लेस नहीं होगी, रीजन ऑलरेडी इनिशियल कंपनसेशन के वक्त लेस हो चुकी है। बट यहां पर फिर क्या लेस होगा? उसके जो बॉम्बे हाई कोर्ट में लीगल एक्सपेंसेस लगे ना, उसको सीओटी मानकर अलाउ कर दिया जाएगा उसको, तो वो लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो उसका गेन आ जाएगा। अब सवाल पैदा होता है ये लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है? अरे गेन का नेचर एसेट के नेचर पर डिपेंड करता है, गेन का नेचर एसेट के नेचर पर डिपेंड करता है। ये एसेट क्या थी? इसकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट थी, तो ये गेन भी क्या होगा इसका? एडिशनल वाला वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही तो होगा। ठीक है, गेन का नेचर एसेट के नेचर पर डिपेंड करता है। एसेट क्या थी? लॉन्ग टर्म, तो गेन का नेचर भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्लियर? चलो, ये हमने समझ लिया इनिशियल कंपनसेशन के वक्त क्या होगा और एडिशनल कंपनसेशन के वक्त क्या होगा, समझ लिया। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन का बी पार्ट समझते हैं। बी, डज इट मेक एनी डिफरेंस? अगर एडिशनल कंपनसेशन मिस्टर आर के सन को मिले आफ्टर द डेथ ऑफ मिस्टर आर, तो क्या ये एडिशनल कंपनसेशन सन को टैक्सेबल हो जाएगा क्या? यस, सन को टैक्सेबल हो जाएगा।
ठीक है। तो अभी जैसे कैलकुलेशन मिस्टर आर के लिए की, अगर उसकी डेथ हो गई और उसके सन को एडिशनल कंपनसेशन मिले तो टैक्सेबल रेसिपिएंट के हैंड्स में होगा, मतलब सन के हैंड्स में टैक्सेबल होगा। ठीक है, कैलकुलेशन सेम जैसे अभी एडिशनल कंपनसेशन के वक्त की थी, सेम। ठीक है, तो टैक्सेबल होगा, सन के हैंड्स में टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ सन। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन का पार्ट सी। क्वेश्चन का पार्ट सी देखो, सपोज गवर्नमेंट ने अपील कर दी, गवर्नमेंट ने, वो बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया ना, तो गवर्नमेंट उस एनहांसमेंट से नाराज हो गई और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी अगेंस्ट एनहांसमेंट मेड बाय बॉम्बे हाई कोर्ट, कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने गलत बढ़ाया। ठीक है, तो कब गए अपील में? मई 26, 2022 को गए, और सुप्रीम कोर्ट ने इस एडिशनल कंपनसेशन जो आपका 18 लाख था उसको रिड्यूस कर दिया, 18 लाख को कर दिया 15 लाख, 3 लाख कम कर दिया। ठीक है, ऑर्डर पास कर दिया। ऑर्डर पास कब हुआ? वो डेट इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर पास कब हुआ? अप्रैल 8, 2024 को ऑर्डर पास हुआ। ठीक है, और लीगल एक्सपेंसेस यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी लग गए। देखो हाई कोर्ट में कितने लगे थे खर्चे, हाई कोर्ट में कितने लगे थे खर्चे, बोलो 30,000 लगे थे, और इधर सुप्रीम कोर्ट में तो ज्यादा लगेंगे ना, तो 70,000 लगे सुप्रीम कोर्ट के खर्चे। हाई कोर्ट के खर्चे लीगल एक्सपेंस 30,000 और सुप्रीम कोर्ट के 70,000। ठीक है, तो अब क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कम कर दिया। एसएससी तो ऑलरेडी एडिशनल 18 लाख बताकर वो तो टैक्स दे चुका है, 18 लाख बताकर ऑलरेडी टैक्स दे चुका है। क्या होगा सुप्रीम कोर्ट अगर बाद में कम कर दे एडिशनल कंपनसेशन, तो उसके लिए आगे पॉइंट नंबर सी का सॉल्यूशन देखते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उस ईयर एंड से असेसिंग ऑफिसर 4 साल तक ये गेन रिकम्प्यूट कर सकता है। तो असेसिंग ऑफिसर ये गेन रिकम्प्यूट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूस्ड एडिशनल कंपनसेशन। ठीक है, और वो करने के लिए उसके पास 4 साल का टाइम है। 4 साल का टाइम कब से? फ्रॉम एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच ऑर्डर रिड्यूसिंग द कंपनसेशन वाज पास्ड। अरे ऑर्डर कब पास हुआ बताओ, ऑर्डर कब पास हुआ? अप्रैल 8, 2024 को, अप्रैल 8, 2024 को। ठीक है ना, तो ध्यान रखो ऑर्डर पास कब हुआ? अप्रैल 8, 2024 को। क्लियर? इस दिन ऑर्डर रिड्यूसिंग द कंपनसेशन पास हुआ। पहले ये ईयर एंड कराओ। ईयर एंड कब होगा बाबू? कब होगा? 31 मार्च 2025 को ये ईयर एंड होगा। अब इसमें 4 साल जोड़ो, 4 इयर्स इसमें जोड़ो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 31 मार्च 2029 तक का टाइम है असेसिंग ऑफिसर के पास। 4 साल तक का टाइम है कि वो एसएससी का कैपिटल गेन रिकम्प्यूट करे ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूस्ड कैपिटल गेन। तो कैसे कंप्यूट करेगा वो? अब 18 लाख की जगह 18 लाख को काटकर क्या लिखेगा? 15 लाख। ठीक है, एसएससी के वो हाई कोर्ट के खर्चे, लीगल एक्सपेंडिचर, ये 30 लाख कौन से वाले? हाई कोर्ट वाले। वो दोबारा लिखेगा कि नहीं? हाँ, रिकम्प्यूट कर रहा है तो दोबारा लिखेगा। अब एक खास बात और, ये 70,000 जो सुप्रीम कोर्ट वाले खर्चे हैं वो भी लिखे जाएंगे। लीगल एक्सपेंडिचर चाहे हाई कोर्ट में इनकर्ड है चाहे सुप्रीम कोर्ट में इनकर्ड है, दोनों लेस होंगे। तो बात ढंग से समझना, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर, लीगल एक्सपेंडिचर दोनों। ठीक है, चाहे बॉम्बे हाई कोर्ट वाले चाहे सुप्रीम कोर्ट वाले। हाई कोर्ट वाले 30,000 और सुप्रीम कोर्ट वाले 70,000, 1 लाख पूरा लेस होगा। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा 14 लाख। ये असेसिंग ऑफिसर ने रिकम्प्यूट किया। ठीक है, तो अब होगा क्या? होगा ये ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूस्ड कैपिटल गेन टैक्स शैल आल्सो बी रिकम्प्यूटेड।
रिड्यूस्ड कैपिटल गेन पर उसका टैक्स भी कम बनेगा, बट एसएससी तो ऑलरेडी टैक्स दे चुका है, ठीक है। जब एडिशनल 18 लाख मिला था ना तभी, तो इस केस में क्या होगा, एसएससी को रिफंड ऑफ टैक्स दिया जाएगा, शैल बी गिवन टू मिस्टर आर, राइट। तो एसएससी को टैक्स रिफंड मिलेगा क्योंकि वो टैक्स 18 लाख एडिशनल कंपनसेशन मानकर दे चुका, और अब उसका एडिशनल कंपनसेशन फाइनली माना जा रहा है 15 लाख, तो उसका कैपिटल गेन कम हुआ तो उसका टैक्स भी कम होगा, बट वो ऑलरेडी टैक्स ज्यादा दे चुका है तो उसे टैक्स का रिफंड दिया जाएगा। बात समझ आई? ये थी हमारी बातें कंपल्सरी एक्विजिशन को लेकर। क्लियर? क्वेश्चन भी कर लिया आपने। अब आते हम एक अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट क्या डिस्कस करें, आइए पेज नंबर 99 पर, पेज नंबर 99 बुक में पेज नंबर 99 पर सेक्शन 46 करते हैं, सेक्शन 46 करते हैं। देखो सेक्शन 46 कब एप्लीकेबल होगा? सेक्शन 46 एप्लीकेबल होगा डिस्ट्रीब्यूशन टू द शेयर होल्डर्स ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। मतलब सेक्शन 46 लिक्विडेशन के केस पर है कि जब एक कंपनी का लिक्विडेशन होता है, कंपनी अपने लिक्विडेशन के टाइम पर शेयर होल्डर्स को एसेट डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो जब कंपनी अपने लिक्विडेशन के टाइम पर अपने शेयर होल्डर्स को एसेट डिस्ट्रीब्यूशन करती है तो इसे ट्रांसफर मानते कि नहीं मानते? बोलिए, मानते हैं या नहीं मानते? बोलो क्या होता है? अरे पढ़ चुके हैं, याद क्यों नहीं आ रहा? सेक्शन 46 पढ़ चुके हो क्या? नहीं पढ़ चुके हो? देखो देखो पढ़ चुके हो। ट्रांसफर एक्सक्लूड्स निकालो, ट्रांसफर एक्सक्लूड्स जो कि आपके पेज नंबर 86 पर दे रखा है, पेज नंबर 86 पर दे रखा आपको, पढ़ चुके हैं हम। पेज नंबर 86 देखो, पेज नंबर 86 पॉइंट नंबर फर्स्ट हमने पढ़ा था ना, से पॉइंट नंबर फर्स्ट के लिए सेक्शन 46 सबसेक्शन 1 है, ट्रांसफर एक्सक्लूड्स, इसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। ट्रांसफरर एक कंपनी, ट्रांसफरी है शेयर होल्डर। ट्रांसफर्ड एसेट एनी, कब ट्रांसफर किया जा रहा है? कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, तो कंपनी अपने लिक्विडेशन पर शेयर होल्डर को एसेट डिस्ट्रीब्यूशन करे, एसेट ट्रांसफर हो रही है, बट फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन चैप्टर इस ट्रांसफर को ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, और ट्रांसफरर कंपनी पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर? अब एक बात और समझना जो अलग है थोड़ी सी। अब शेयर होल्डर को मिल गई एसेट, मिल गई क्या? जब कंपनी ने ट्रांसफर की वो ट्रांसफर नहीं है, ठीक है, शेयर होल्डर को मिल गई, शेयर होल्डर फ्यूचर में उसका सब्सिक्वेंट ट्रांसफर शेयर होल्डर करे, शेयर होल्डर को एसेट मिल गई, शेयर होल्डर फ्यूचर में उसका बेच सकता है ना, तो अगर शेयर होल्डर उसका सब्सिक्वेंट ट्रांसफर करे तो क्या होगा? तो देखिए लास्ट कॉलम भी देखना है। इन द केस ऑफ सब्सिक्वेंट ट्रांसफर बाय द ट्रांसफरी कौन? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को एसेट मिल गई, तो कल को शेयर होल्डर को, आज जो एसेट शेयर होल्डर को मिली है, कल शेयर होल्डर वो बेच दे, ट्रांसफर करे, तो उसकी डीम्ड सीओए क्या ली जाएगी? तो शेयर होल्डर की डीम्ड सीओए क्या ली जाएगी? जब कल को शेयर होल्डर वो बेचेगा तो शेयर होल्डर को टैक्सेबल होगा कि नहीं? होगा। तो उसकी कॉस्ट क्या मानी जाएगी? फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की फेयर मार्केट वैल्यू उस एसेट की जो शेयर होल्डर को दी गई। और ऐसा सेक्शन, कौन सा सेक्शन दे रखा है? सेक्शन 55 सब सेक्शन 2 क्लॉज बी। और डीम्ड डीओए को लेकर कोई प्रोविजन नहीं है,
मतलब जिस दिन शेयर होल्डर को मिली वही उसकी डेट ऑफ एक्विजिशन है। ठीक है, बस कॉस्ट को लेकर बात की गई है यहाँ पर सेक्शन 55 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी में कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा जब वो शेयर होल्डर फ्यूचर में उस एसेट को सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर करेगा, बेचेगा, तो शेयर होल्डर को तो कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा और उसका कैपिटल गेन निकालते वक्त उस एसेट की कॉस्ट क्या मानोगे, एफएमबी ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये हम पढ़ चुके थे। क्लियर? तो अब बात करते हैं इस सेक्शन को लेकर और भी डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, डिटेल में बात करेंगे सेक्शन को लेकर। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है और कंपनी अपने लिक्विडेशन के टाइम पर शेयर होल्डर्स को एसेट डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। तो बात को दो पार्ट में करेंगे। सेक्शन 46 का सब सेक्शन 1 जो बात करता है टैक्सेबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ कंपनी की, कि कंपनी को टैक्सेबिलिटी कैसे होगी, और सेक्शन 46 सब सेक्शन 2 बात करता है टैक्सेबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स। तो कंपनी का अगर लिक्विडेशन हुआ तो शेयर होल्डर्स को टैक्सेबिलिटी क्यों होगी, बोलो? शेयर होल्डर्स ने क्या बिगाड़ा जो उसको टैक्सेबिलिटी की जा रही है? कंपनी को ही कर दो ना, शेयर होल्डर्स को क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो बात ढंग से समझना। देखिए, जिस दिन कंपनी का लिक्विडेशन होगा उस दिन के बाद से उस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बिल्कुल खत्म, उन शेयर्स पर शेयर होल्डर का राइट बिल्कुल खत्म, अपने आप खत्म। हमने पढ़ा था ट्रांसफर इंक्लूड्स में पढ़ा था, याद है? क्या क्या पढ़ा था? ट्रांसफर इंक्लूड्स में हमने पढ़ा था रिलाइंक्विशमेंट और एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एन एसेट और एनी राइट इन एसेट। अगर किसी एसेट पर एसएसी का राइट अपने आप खत्म हो जाए, ठीक है, एक्सटिंग्विश हो जाए, तो उसे ट्रांसफर माना जाएगा। तो जिस दिन लिक्विडेशन हुआ उस दिन शेयर होल्डर का उन शेयर्स पर राइट एक्सटिंग्विश हो गया, खत्म हो गया राइट अपने आप। ठीक है, तो ट्रांसफर हो गया। यस, ट्रांसफर हुआ तो फिर शेयर होल्डर को भी तो कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। समझे बात? जिस दिन लिक्विडेशन डेट है उस दिन क्या माना जाएगा, उस दिन शेयर होल्डर के एंगल से बात करें तो उस दिन शेयर्स डीम्ड टू बी ट्रांसफर्ड माने जाएंगे। शेयर्स डीम्ड टू बी ट्रांसफर्ड मानते हुए शेयर होल्डर को भी कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। बात समझ आई? चलो पहले कंपनी के एंगल से बात कर लेते हैं। कंपनी के एंगल से बात करते पहले इसमें क्या बोला? इसमें बोला वेयर ए कंपनी इन लिक्विडेशन ट्रांसफर्स इट्स कैपिटल एसेट्स टू शेयर होल्डर्स एट द टाइम ऑफ इट्स लिक्विडेशन, कंपनी एसेट दे रही, एसेट तो एसेट दे रही एज इट इज, तो इसे तो ट्रांसफर से एक्सक्लूड कर रखा है, अभी पढ़ के आए। ठीक है, इसलिए कैपिटल गेन कंपनी इज नॉट लायबल टू कैपिटल गेन टैक्स। मतलब कंपनी एज इट इज एसेट दे शेयर होल्डर को तो टैक्सेबल नहीं होगा। क्लियर? क्योंकि इस सिचुएशन को गवर्नमेंट ने ट्रांसफर एक्सक्लूड्स में डाल रखा है। अच्छा, मतलब एसेट एज इट इज दे तो टैक्सेबल नहीं होगा। बट अच्छा ऐसे हो कि कंपनी एक लिक्विडेटर अपॉइंट करे और लिक्विडेटर ओपन मार्केट में एसेट सेल करे। लिक्विडेटर शेयर होल्डर को एसेट ना दे, ओपन मार्केट में सेल करे और जो मनी कलेक्ट हुई वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो इस केस में लिक्विडेटर ने ओपन मार्केट में एसेट सेल किए तो कंपनी को कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा कि नहीं? होगा, फिर होगा। तो दो बातें, कंपनी अगर शेयर होल्डर्स को एज इट इज एसेट दे दे ये ट्रांसफर टैक्सेबल नहीं, लेकिन अगर कंपनी इन एसेट्स को मार्केट में बेचे और जो मनी कलेक्ट हो वो शेयर होल्डर्स को दे तो ये ट्रांसफर टैक्सेबल है। तो आगे दे रखा आपको, हाउएवर इफ द लिक्विडेटर सेल्स द कैपिटल एसेट इन द ओपन मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूट्स कैश मनी टू द शेयर होल्डर्स, तो ये ट्रांजैक्शन टैक्सेबल होगा, कैपिटल गेन टैक्स लगेगा कंपनी को। मतलब दो सिचुएशन है, कंपनी अगर एसेट शेयर होल्डर को एज इट इज दे नॉट टैक्सेबल, अगर कंपनी
ये एसेट शेयर होल्डर्स को एज इट इज ना दे, मार्केट में बेचे, मनी कलेक्ट करके शेयर होल्डर्स को मनी डिस्ट्रीब्यूट करे, तो ओपन मार्केट में एसेट सेल हुई है तो उस सिचुएशन में एसेट का ये ट्रांसफर टैक्सेबल होगा, कंपनी को कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। बात समझ आई? चलो, कंपनी के एंगल से तो बात हो गई, अब बात करते हैं हम शेयर होल्डर्स के एंगल से। अभी हमने बात की थी कि जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है, कंपनी का जब लिक्विडेशन होता है तो क्या होता है, लिक्विडेशन डेट जब होती है कंपनी की, इस दिन क्या होते हैं, शेयर्स डीम टू बी ट्रांसफर्ड माने जाते हैं, शेयर्स डीम टू बी ट्रांसफर्ड माने जाते हैं। ठीक है, तो शेयर्स डीम टू बी ट्रांसफर्ड मानेंगे तो इनका कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा। तो एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन क्या होगा, तो इन शेयर्स की डीओटी क्या होगी, लिक्विडेशन डेट, क्योंकि इस दिन शेयर्स डीम टू बी ट्रांसफर्ड हो गए तो ये लिक्विडेशन डेट इन शेयर्स की डीओटी हो गई। ये लिक्विडेशन डेट के दिन शेयर्स डीम टू बी ट्रांसफर्ड हो गए तो ये लिक्विडेशन डेट इन शेयर्स की डीओटी हो गई। तो शेयर होल्डर्स को भी कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सिस्टम समझते हैं। तो सिस्टम क्या है, अब ध्यान देना, बहुत ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान दोगे तो ही समझ आएगा। चलो, कैश और मनी रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को कितना पैसा मिला, एड, कुछ एसेट मिली कुछ पैसा मिला। ठीक है, तो पैसा मिला कुछ और कुछ एसेट्स मिली, उनकी फेयर मार्केट वैल्यू ये ले लेंगे हम। ठीक है, जैसे एग्जांपल से बात कर लेते हैं इसको। जैसे मनी मिली सपोज 60,000, एक शेयर होल्डर है मिस्टर एक्स, एक शेयर होल्डर है कंपनी में मिस्टर पी, मान लो, चलो मिस्टर पी कंपनी में शेयर होल्डर है एक्स लिमिटेड में, वो 10% का शेयर होल्डर है। ठीक है, उसके पास कंपनी का 10% वोटिंग पावर है, ये मानते हुए कंपनी ने उसको कितनी कैश दी, 60,000, और कितनी फेयर मार्केट वैल्यू की एसेट दी, सपोज 2,80,000 की, 2,80,000। ठीक है, 2,80,000 की मार्केट वैल्यू की एसेट दी। बात समझ आई? तो टोटल कितना हुआ ये, 3,40,000, 3,40,000 इतने का माल मिला शेयर होल्डर को लिक्विडेशन के टाइम पर। क्लियर? अब एक कंसेप्ट और है, ये मिस्टर पी एक्स लिमिटेड में 10% का शेयर होल्डर था, तो जब 10% वाले शेयर होल्डर को इतना सब कुछ मिला तो कंपनी ने सारे शेयर होल्डर्स को कितना दिया होगा, सारे शेयर होल्डर्स को कंपनी ने कितना दिया होगा। अगर 10% वाले शेयर होल्डर को 60,000 कैश दी है तो सारे शेयर होल्डर को कितनी कैश दी होगी, 6 लाख दी होगी। अगर 10% वाले शेयर होल्डर को 60,000 कैश दी है तो ऑल शेयर होल्डर्स को कितनी कैश दी होगी, 6 लाख। ठीक है ना। और एसेट मिस्टर पी को 2,80,000 की दी तो सारे शेयर होल्डर्स को कितने लाख की दी होगी, 28 लाख की। ठीक है ना। जब 10% वाले शेयर होल्डर को 2,80,000 की एसेट दी तो सारे शेयर होल्डर्स को कितनी वैल्यू, मार्केट वैल्यू की एसेट दी होगी, 28 लाख। ठीक है। कहने का मतलब अगर मिस्टर पी को टोटल 3,40,000 का माल मिला है तो सारे शेयर होल्डर्स को कितने का माल बांटा होगा कंपनी ने, 34 लाख। 34 लाख कंपनी ने दिया होगा सारे शेयर होल्डर्स को। अब एक बात समझना, ढंग से समझना, बहुत टेक्निकल पॉइंट है, ढंग से समझना। कंपनी ने ऑल शेयर होल्डर्स को टोटल डिस्ट्रीब्यूशन किया 34 लाख का। क्लियर। 34 लाख का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन किया है ऑल शेयर होल्डर्स को। अब एक और कंसेप्ट आता है जो अदर सोर्सेस सेट पे आएगा, बट उसकी कनेक्टिविटी यहां है इसलिए उसकी बात अभी करते हैं। क्या, जब भी कंपनी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करती है शेयर होल्डर को,
ध्यान से सुनो, जब भी कंपनी कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन करती है शेयर होल्डर को तो उसे डीम्ड डिविडेंड माना जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में। तो कंपनी ने टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितना किया, 34 लाख, इसे डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। ठीक है, सारे शेयर होल्डर्स के एंड्स में इसे डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। किसको, 34 लाख को। लेकिन उधर कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 222C है, डीम्ड डिविडेंड। देखो अब एक खास बात और, जब हम उधर वो सेक्शन पढ़ेंगे, कंपनी वैसे एक्चुअल में टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल शेयर होल्डर्स को कितना कर रही है, 34 लाख। ठीक है, लेकिन उधर एक कंसेप्ट है कि कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को मैं शॉर्ट में लिख देता हूं एपी। कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 30 लाख ही है। कितना है कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, 30 लाख ही है। तो डीम्ड डिविडेंड कितना माना जाएगा, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ही माना जाएगा। ढंग से सुनो, कंपनी ने वैसे टोटल डिस्ट्रीब्यूशन 34 लाख का किया है, तो डीम्ड डिविडेंड 34 लाख को मानना चाहिए। लेकिन उधर डीम्ड डिविडेंड वाला जो सेक्शन है उसमें दे रखा है कि डीम्ड डिविडेंड कितना माना जाएगा, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कम है, 30 लाख ही है, तो 34 लाख को डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा, 30 लाख को ही डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। ठीक है, तो जब सारे शेयर होल्डर्स का डीम्ड डिविडेंड 30 लाख, जब सारे शेयर होल्डर्स का डीम्ड डिविडेंड 30 लाख, तो मिस्टर पी का कितना, मिस्टर पी का 3 लाख। मिस्टर पी का कितना, 3 लाख हो गया। ठीक है, मिस्टर पी को मिला कितना, 3,40,000 मिला। मिस्टर पी को 3,40,000 मिला, बट उसमें से 3 लाख ही डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। तो बाकी का जो 40,000 बचा, बाकी का जो 40,000 बचा वो क्या माना जाएगा, डीम्ड सेल कंसीडरेशन ऑफ शेयर्स। बाकी का 40,000 डीम्ड सेल कंसीडरेशन ऑफ शेयर्स माना जाएगा। तो अब एक बात समझना एक बात समझना ढंग से, क्या देखो एक बात ढंग से समझना, शेयर होल्डर को वैसे मिस्टर पी को मिला कितना, मिस्टर पी को मिला 3,40,000। ठीक है, 2,80,000 की एसेट्स और 60,000 कैश, टोटल मिला कितना, 3,40,000। इसमें से हुआ क्या, इसमें से 3 लाख उसको डीम्ड डिविडेंड माना गया, डीम्ड डिविडेंड माना गया, जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड का आइटम है। ठीक है, टैक्सेबल होगा या नहीं ये मैं नहीं बोल रहा। ठीक है, ये बात अदर सोर्सेस हेड पे करेंगे। ये डीम्ड डिविडेंड है और ये अदर सोर्सेस हेड का आइटम है। क्लियर, तो ये अदर सोर्सेस हेड में चला गया ना, ये तो अदर सोर्सेस हेड का आइटम हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो बाकी का 40,000 क्या माना जाएगा, डीम्ड सेल कंसीडरेशन ऑफ शेयर्स माना जाएगा। बात समझ आ रही है? इसका मतलब 3,40,000 में से 3 लाख तो अदर सोर्सेस हेड में चला गया, बाकी का 40,000 शेयर्स का डीम्ड सेल कंसीडरेशन माना जाएगा। बात समझ आई कि नहीं? क्लियर? तो 40,000 डीम्ड सेल कंसीडरेशन हो गया। अब इसमें से लेस कराओ क्या, शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और अगर शेयर्स लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्सेशन होगा। क्लियर? और शेयर्स का कैपिटल गेन आ जाएगा। ये तो आया शेयर्स का कैपिटल गेन। पॉइंट नंबर 1 में ये शेयर्स का कैपिटल गेन आया, क्योंकि लिक्विडेशन के टाइम पर शेयर्स डीम टू बी ट्रांसफर्ड माने जाएंगे और उनका कैपिटल गेन ऐसे आएगा। बात समझे कि नहीं? अब दूसरा मुद्दा,
अरे शेयर होल्डर को लिक्विडेशन के टाइम पर क्या मिला? कैश मिली। और क्या मिली? एसेट मिली, एसेट। तो जो एसेट मिली ना, जो एसेट मिली वो शेयर होल्डर फ्यूचर में बेच दे तो, मतलब लिक्विडेशन के टाइम पर जो एसेट मिली थी शेयर होल्डर उसको फ्यूचर में बेच दे तो उसका कैपिटल गेन टैक्सेबल नहीं होगा क्या? होगा। तो उसको हम पार्ट सेकंड में डिस्कस कर रहे हैं। एट द टाइम ऑफ, जो उसको कब मिली, विच वॉज रिसीव्ड बाय द शेयर होल्डर एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, उसको जो एसेट मिली वो सेल कर रहा है इन फ्यूचर। तो उस एसेट का कैपिटल गेन, उस एसेट का कैपिटल गेन, जो एसेट लिक्विडेशन के टाइम पर मिली थी, वो जो एसेट मिली थी उस एसेट का कैपिटल गेन, जब वो एसेट उसको फ्यूचर में बेचे शेयर होल्डर, जो उसको लिक्विडेशन के टाइम पर मिली थी, तो फिर क्या होगा? देखिए, तो सेल कंसीडरेशन तो जो एक्चुअल है वो ले लेंगे उस एसेट का, क्लियर। और सीओए क्या लेंगे? अभी बात करी थी ना हमने, एफएमबी ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सेक्शन 55 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी। पढ़ा था ना हमने, अभी पढ़ा था, अभी देखो इधर पढ़ा था ना, पेज नंबर 86 पर पढ़ा था हमने कि अगर ट्रांसफर ही उसका सब्सिक्वेंट ट्रांसफर करता है शेयर होल्डर, वो एसेट मिली लिक्विडेशन के टाइम पर, तो उसकी डीम्ड सीओए क्या होगी? उसकी डीम्ड सीओए क्या होगी? फेयर मार्केट वैल्यू ऑन डिस्ट्रीब्यूशन डेट, सेक्शन 55 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी के अकॉर्डिंग। तो वो भी अप्लाई होगा यहां पर। तो देखो यहां पर दे रखा है हमें कि टैक्सेबल होगा कैसे? सीओए क्या लेंगे? एफएमबी ऑफ एसेट ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सेक्शन 55 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी, ये होगी कॉस्ट। तो उस एसेट का जो लिक्विडेशन के टाइम पर रिसीव हुई थी, शेयर होल्डर उसको फ्यूचर में सेल करे तो उसका कैपिटल गेन इस तरीके से निकाला जाएगा। तो पॉइंट नंबर 1 में तो हमने शेयर्स का गेन समझा, और पॉइंट नंबर 2 में जो लिक्विडेशन के टाइम पर एसेट मिली, अगर फ्यूचर में उसको सेल किया जाए तो उसका कैपिटल गेन कैसे निकलेगा वो भी समझा। क्लियर? अच्छा, अब एक बात और समझना, यहां पर एक बात और समझना। क्या? देखो, एक बात और समझना, अभी मैंने कहा कि कंपनी ने का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना था? 30 लाख। तो ये ऑल शेयर होल्डर्स का डीम डिविडेंड है, ठीक है। अब डीम डिविडेंड है ना, ये जो डीम डिविडेंड है 30 लाख, इस पर कंपनी को सीडीटी पे करना पड़ता है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। जब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करती है तो कंपनी को उस पर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पे करना पड़ता है। क्लियर? तो वो हम समझेंगे, ठीक है। कंपनी को सीडीटी पे करना पड़ेगा, कंपनी को कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पे करना पड़ेगा। ये कौन सा वाला है? ये कौन सा वाला डीम डिविडेंड? 222C वाला ना। तो 222C वाले डीम डिविडेंड पर कंपनी सीडीटी पे करेगी 20.555%। ये हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेट में पढ़ेंगे डिटेल में। क्लियर? अच्छा, तो कंपनी इस पर सीडीटी दे रही है, तो ये डिविडेंड शेयर होल्डर के लिए एग्जम्प्ट हो जाएगा क्या? हाँ, एग्जम्प्ट हो जाएगा। खैर, इसकी और भी डिटेल में बातें हैं, वो हम बाद में करेंगे। क्लियर? अब एक बात और समझना, एक बात और समझना। क्या समझनी है बात? देखो, लिक्विडेशन डेट के डबल रोल है। यहां पर लिक्विडेशन डेट का डबल रोल है। कैसे? वो इन शेयर्स की डीओटी है। लिक्विडेशन डेट इन शेयर्स की डीओटी है। क्लियर? क्योंकि लिक्विडेशन डेट के दिन कंपनी के शेयर्स क्या माने जाते हैं? डीम टू बी ट्रांसफर्ड माने जाते हैं। तो लिक्विडेशन डेट इन शेयर्स की तो डीओटी है, लेकिन इस दिन वो एसेट मिली ना, इस दिन वो एसेट मिली, कल को फ्यूचर में बेची जाएगी, तो उस एसेट की डीओए क्या होगी? डीओए ऑफ रिसिप्ट
एसेट लिक्विडेशन डेट। तो लिक्विडेशन डेट उन शेयर्स के लिए डीओटी है और उस रिसीव्ड एसेट के लिए डीओए है। तो लिक्विडेशन डेट के डबल रोल हो गए कि नहीं? ठीक है, बात समझ आ रही है? चलो, ये हमने पढ़ा सेक्शन 46 लिक्विडेशन का मामला। ठीक है, शेयर होल्डर्स को भी कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। लिक्विडेशन हुआ कंपनी का अगर, तो शेयर होल्डर्स को भी कैपिटल गेन अराइज होगा। कैसे होगा ये हमने समझा सेक्शन 46 सबसेक्शन 2 में। क्लियर? चलिए इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन करते हैं आप इसका क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है आपको। क्वेश्चन बैंक में आ जाइए पेज नंबर 67 पर। पेज नंबर 67 पर क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16, मिस प्रिया परचेज्ड 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ राजेश कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। कब? 28 फरवरी 2014 को ये इसकी डेट ऑफ एक्विजिशन है। कितने में खरीदे? 1,20,000 में। ये इसकी कॉस्ट है, सीओए है इसकी। ठीक है, और कंपनी वाउंड अप हो रही है। कब हो रही कंपनी वाउंड अप? 31 जुलाई 2019 को। तो इसी दिन की ये बैलेंस शीट दे रखी है। इसी दिन की 31 जुलाई 2019 लिक्विडेशन डेट के दिन की बैलेंस शीट दे रखी है। ठीक है, लिक्विडेशन डेट के दिन की बैलेंस शीट दे रखी है कंपनी की। कंपनी के पास क्या क्या एसेट्स है? कंपनी के पास कोई एग्रीकल्चर लैंड है 42 लाख और कैश एट बैंक है 6,50,000। कंपनी के इक्विटी शेयर्स टोटल कितने? 6,000। ठीक है, कंपनी के शेयर्स कितने टोटल? 6,000। और इन 6,000 में से मिस प्रिया के पास कितने हैं? सिर्फ 1,000। कंपनी के टोटल शेयर्स हैं 6,000 और मिस प्रिया के पास है 1,000। कहने का मतलब मिस प्रिया 1/6 शेयर होल्डर है। मिस प्रिया 1/6 शेयर होल्डर है। समझे कि नहीं? तो अब आगे कंपनी के पास जनरल रिजर्व है 40 लाख 40 लाख और कंपनी ने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बना रखा है 2,50,000 2,50,000 का कंपनी ने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बना रखा है। अब कंपनी की टैक्स लायबिलिटी टुवर्ड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, अरे ये सीडीटी ही है, इसका दूसरा नाम है डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अभी हमने बात की थी ना कि कंपनी को डीम डिविडेंड माना जाएगा ये कि, और डीम डिविडेंड पर कंपनी को सीडीटी चुकाना पड़ेगा। क्लियर? तो देखो कंपनी को सीडीटी चुकाना पड़ रहा है, वाज एसर्टेन्ड 3 लाख। तो कंपनी की सीडीटी की लायबिलिटी है सपोज 3 लाख आफ्टर कंसिडरिंग रिफंड ड्यू टू द कंपनी। अब देखो कंपनी की लायबिलिटी तो है वैसे 3 लाख चुकाने की, 3 लाख सीडीटी चुकाने की लायबिलिटी है, बट कंपनी ने तो प्रोविजन कम बना रखा है 2.5 लाख का। कंपनी की लायबिलिटी 3 लाख और कंपनी ने प्रोविजन बना रखा है 2.5 लाख, तो प्रोविजन 50,000 से शॉर्ट है, कम है। तो ये प्रोविजन जो शॉर्ट है वो कंपनी कहां से उठाएगी? जनरल रिजर्व से उठाएगी। समझे? ठीक है, तो कंपनी जनरल रिजर्व से ये उठाएगी। तो फाइनली अब जनरल रिजर्व 50,000 से कम हो जाएगा। तो कितना माना जाए अब जनरल रिजर्व? 39,50,000। ठीक है, क्यों? ये जो 50,000 का प्रोविजन फॉर टैक्सेशन शॉर्ट पड़ गया, कंपनी वो कहां से निकालेगी? जनरल रिजर्व से। तो कंपनी 50,000 अगर जनरल रिजर्व से निकालेगी, वो 40 लाख है, उससे निकालेगी, तो जनरल रिजर्व पीछे कितना बच जाएगा? 39,50,000
50,000। ठीक है, ये कंपनी का कहलाएगा एपी। एपी मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ठीक है, और हम अभी बात कर चुके कि डीम्ड डिविडेंड कितना माना जाता है, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अगेन मैं रिपीट करता हूं, डीम्ड डिविडेंड कितना माना जाता है, जितना कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, टू दैट एक्सटेंट माना जाता है। कंपनी ने ज्यादा किया डिस्ट्रीब्यूशन, तब भी डीम्ड डिविडेंड कितना माना जाएगा, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। क्लियर? अब एक बात समझना, कंपनी का प्रोविजन ठीक हो गया, हाँ 3 लाख हो गया, क्योंकि 50,000 जनरल रिजर्व से उठा लिए, तो कंपनी का प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 3 लाख हो गया। फिर कंपनी वो 3 लाख पे करेगी कि नहीं, बोलो, पे करेगी ना। तो कंपनी का अभी कैश बैलेंस कितना, बैंक बैलेंस कितना है, बोलो 6.5 लाख है। कंपनी इसमें से वो 3 लाख चुकाएगी टैक्स का, तो कंपनी का अब कैश बैलेंस अब कितना रह जाएगा, कंपनी का अब कैश बैलेंस रह जाएगा 3.5 लाख। समझे कि नहीं? अभी अवेलेबल बैंक बैलेंस कितना है, 6,50,000। इसमें से 3 लाख टैक्स का कंपनी चुकाएगी, तो कंपनी के पास अब बैंक बैलेंस अवेलेबल कितना रहेगा, 3,50,000। समझे कि नहीं? अब आगे, द रिमेनिंग एसेट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयरहोल्डर्स। रिमेनिंग एसेट्स कंपनी शेयरहोल्डर्स को बांट रही है इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर शेयर होल्डिंग। शेयर होल्डर्स को शेयर होल्डिंग रेशियो में एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। तो क्या क्या कंपनी के पास एसेट है, एग्रीकल्चर लैंड और कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस दो ही एसेट है, एग्रीकल्चर लैंड और बैंक बैलेंस। तो ये शेयर होल्डर्स में बांट देंगे। आज इन एग्रीकल्चर लैंड की मार्केट वैल्यू क्या है, और ये अर्बन एरिया में क्या मतलब, ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड तो कैपिटल एसेट होता है। क्लियर? एग्रीकल्चर लैंड बांट दी, उसकी मार्केट वैल्यू दे रखी है आपको लिक्विडेशन डेट के दिन की 10 लाख पर एकड़। ठीक है, और कंपनी के पास टोटल एकड़ कितना है, 6 एकड़, और पर एकड़ कितना, 10 लाख पर एकड़। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 60 लाख हो गई। क्या मार्केट वैल्यू 60 लाख हो गई? बात समझे? 6 एकड़ है और 1 एकड़ का 10 लाख है। ठीक है, तो 60 लाख हो गया, 60 लाख। ठीक है, मार्केट वैल्यू, फिर मार्केट वैल्यू, फिर तो ये एसेट शेयर होल्डर को दी, तो मिस प्रिया भी तो कंपनी में शेयर होल्डर है, उसको भी तो ये एग्रीकल्चर लैंड मिलेगी, हाँ मिलेगी। तो मिस प्रिया ने ये जो एसेट मिली एग्रीकल्चर लैंड रिसीव्ड, अब वह सोल्ड बाय मिस प्रिया, ये बेच दी इन्होंने 28 फरवरी 2020 को 15 लाख में। अब आपको टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस करने हैं, कंपनी के हेड्स में भी और मिस प्रिया के हेड्स में भी। क्लियर? तो देखो, कमेंट्री पूरी करनी है। जब तक आप आंसर में सारी बात नहीं बताओगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, नंबर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। तो कमेंट पूरा करना कि क्या क्या किया आपने क्वेश्चन में। लायबिलिटी आपकी 3 लाख है सीडीटी की, बट प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपका 2,50,000 ही है, तो आपका प्रोविजन शॉर्ट पड़ रहा है 50,000 से। तो ये शॉर्टफॉल आप कहां से उठाएंगे, जनरल रिजर्व से उठाएंगे, राइट। तो जनरल रिजर्व आपका अब रह जाएगा 39,50,000। ठीक है, तो ये कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट माना जाएगा, ये कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट माना जाएगा। ठीक है, और कंपनी सीडीटी चुका देगी, 3 लाख की लायबिलिटी है, तो कंपनी का बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा, 3,50,000 रह जाएगा। वैसे 6.5 लाख था, 3 लाख उसमें से टैक्स पे कर देंगे, तो अब बैंक बैलेंस कितना रह जाएगा, 3,50,000। ठीक है, और ऑन लिक्विडेशन क्या होगा, शेयर्स डीम्ड टू बी ट्रांसफर्ड माने जाएंगे। क्लियर? तो हम शेयर्स का गेन निकालते हैं, शेयर्स डीम्ड टू बी ट्रांसफर्ड हो गए, तो अब शेयर होल्डर के एंगल से बात करते हैं।
शेयर होल्डर के एंगल से बात करते हैं, डीओए क्या, कब खरीदे थे मिस प्रिया ने, 28 फरवरी 2014 को। लिक्विडेशन डेट इन शेयर्स की डीओटी मानी जाएगी, क्योंकि इस दिन शेयर्स डीम टू बी ट्रांसफर्ड माने जाएंगे। तो टैक्सेबिलिटी ईयर 2019-20, असेसमेंट ईयर 2020-21। इसको क्या क्या मिला, इसको क्या क्या मिला, देखो बैंक बैलेंस 3.5 लाख का 1/6 पोर्शन, क्योंकि मिस प्रिया 1/6 शेयर होल्डर है। मिस प्रिया 1/6 शेयर होल्डर कैसे है, टोटल 6000 शेयर है कंपनी के, उसमें से मिस प्रिया के पास 1000 शेयर है, तो मिस प्रिया 1/6 शेयर होल्डर हुई कि नहीं। और कंपनी का अवेलेबल कैश बैलेंस टैक्स चुकाने के बाद 3.5 लाख बचा था, उसमें से 1/6 उनको मिला, वो तो मिला। उसके अलावा एसेट भी मिली, उसकी एफएमवी लेंगे, एग्रीकल्चर लैंड मिली, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी, 60 लाख थी, तो उनका 1/6 पोर्शन, हम मिस प्रिया का 1/6 पोर्शन निकाल रहे हैं एसेट्स के लिए भी और बैंक बैलेंस के लिए भी। क्लियर। तो इतना माल मिला मिस प्रिया को, कितना, 10,58,333। अब इसमें से डीम डिविडेंड लेस करना है, क्योंकि कंपनी अगर लिक्विडेशन के टाइम पर शेयर होल्डर को कुछ देती है तो वो शेयर होल्डर के लिए डीम डिविडेंड माना जाता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज सी में। और कंपनी ने वैसे सारे शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूशन काफी कुछ किया है, ठीक है, काफी कुछ किया है। कितना कंपनी ने सारे शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूशन किया, लेकिन डीम डिविडेंड कितना माना जाएगा, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। क्लियर। उसमें मिस प्रिया का हिस्सा 1/6, तो वो डीम डिविडेंड मिस प्रिया के हिस्से वाला 1/6 वो लेस हो गया, तो पीछे क्या बचेगा, डीम्ड सेल कंसीडरेशन ऑफ शेयर्स 4 लाख, ठीक है, 4 लाख बचेगा। अब ये शेयर्स मिस प्रिया ने खरीदे कितने में थे, 1,20,000 में खरीदे थे। इंडेक्सेशन कर दो नॉर्मल वे में, ऊपर 289, ठीक है, टैक्सेबिलिटी ईयर का इंडेक्स और डीओटी का इंडेक्स और नीचे डीओए का इंडेक्स, इंडेक्सेशन नॉर्मल वे में कर दो। ये शेयर्स का एलटीसीजी आ गया। लॉन्ग टर्म है क्या, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैसे डिसाइड होगा, देखो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके शेयर्स हैं। अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स क्या होते हैं, अनलिस्टेड होते हैं क्या, यस अनलिस्टेड होते हैं, तो ये अनलिस्टेड शेयर्स हैं, अनलिस्टेड शेयर्स है ना, ये अनलिस्टेड शेयर्स हैं ये। तो अनलिस्टेड शेयर्स के लिए लॉन्ग टर्म होने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है, मोर देन 24 मंथ्स, लिस्टेड के लिए 12 महीने, एक्सीडिंग 12 मंथ्स, और अनलिस्टेड के लिए एक्सीडिंग 24 मंथ्स। तो एक्सीडिंग 24 मंथ्स हो गया क्या, हाँ हो गया, डीओए से लेकर डीओटी तक एक्सीडिंग 24 मंथ्स हो गया, तो ये लॉन्ग टर्म हो गया, तो ये गेन लॉन्ग टर्म, ठीक है, क्लियर, समझ आ गई बात। ये तो शेयर्स का गेन निकाला हमने, ये हमने शेयर्स का गेन निकाला अभी। अब आगे ये लिक्विडेशन के टाइम पर जो मिस प्रिया को एसेट मिली वो उन्होंने इसी ईयर में बेच दी। देखो बेच दी क्या, मिस प्रिया ने बेच दी 28 फरवरी 2020 को 15 लाख में। तो जो लिक्विडेशन के टाइम पर एसेट मिली वो भी उन्होंने बेच दी, तो उस एसेट का भी तो गेन निकालना पड़ेगा, तो उस एसेट का भी गेन निकालो। वो जो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड मिली उसका भी गेन निकालो। अब ध्यान रखना, लिक्विडेशन डेट को एसेट मिली, लिक्विडेशन डेट के डबल रोल होते हैं, उन शेयर्स के लिए वो डीओटी होती है, और जो एसेट मिली उसकी डीओए होती है, ठीक है। और डीओटी क्या, 28 फरवरी 2020 को बेच रहे, टैक्सेबिलिटी ईयर 19-20 ही है, बोलो यस, और असेसमेंट ईयर 2021। एग्रीकल्चर लैंड 15 लाख में बेची गई, यस, एक्चुअल सेल कंसीडरेशन। और सीओए क्या मानेंगे, बताइए सीओए क्या मानेंगे, सेक्शन 55 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी के अकॉर्डिंग मानी जाएगी सीओए। ये जो एसेट लिक्विडेशन डेट पर मिली उस एसेट की सीओए क्या मानेंगे हम, फेयर मार्केट वैल्यू
फेयर मार्केट वैल्यू ऑन डिस्ट्रीब्यूशन डेट, जिस दिन वो एसेट हमको डिस्ट्रीब्यूशन पर मिली, जब कंपनी का लिक्विडेशन हुआ, तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑन लिक्विडेशन डेट, ठीक है, उस दिन हमको ये एसेट मिली। तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑन लिक्विडेशन डेट, जिस दिन हमको ये एसेट मिली। क्लियर? ये कंसेप्ट है। क्लियर? तो 10 लाख थी फेयर मार्केट वैल्यू। ऊपर देखिए आप पेज 10 लाख थी, 10 लैक्स थी, ये मानी जाएगी फेयर मार्केट वैल्यू इस एसेट की कॉस्ट। क्लियर? तो इस एसेट क्या थी? अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, क्योंकि अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी है? यस, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो लॉन्ग टर्म होने के लिए कितना टाइम चाहिए? एक्सीडिंग 24 मंथ्स। तो क्या एक्सीडिंग 24 मंथ्स हुआ क्या? नहीं हुआ। तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा 5 लाख, और इसका टैक्सेबिलिटी ईयर क्या? 2019-20। क्लियर? ये हमने मिस प्रिया मतलब शेयर होल्डर के एंगल से डिस्कस किया। मिस प्रिया 1/6 की शेयर होल्डर थी। क्लियर? अब बात करते हैं कंपनी के एंगल से भी बात कर लेते हैं। कारण अभी तो कंपनी के एंगल से इस चैप्टर में बात नहीं आएगी, लेकिन आगे इस कंपनी के एंगल से बात आएगी डीम्ड डिविडेंड को लेकर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में। तो अभी हमने कहा कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूशन कितना किया। देखो, कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूशन कितना किया, उस पर बात करते हैं। कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूशन कितना किया, ऑल शेयर होल्डर्स का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ऑल शेयर होल्डर्स को कंपनी ने फेयर मार्केट वैल्यू 60 लाख की एसेट्स दी। ठीक है, और बैंक बैलेंस कितना था कंपनी का? टैक्स पे करने के बाद 3,50,000। ठीक है, तो कंपनी ने वैसे टोटल डिस्ट्रीब्यूशन किया 63,50,000 का। कंपनी ने वैसे टोटल डिस्ट्रीब्यूशन किया। ठीक है, बट कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना था? कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था 39,50,000। ठीक है, तो डीम्ड डिविडेंड कितना माना जाता है? ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो डीम्ड डिविडेंड इतना ही माना जाएगा, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ कंपनी। ठीक है ना। हालांकि कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूशन कितना किया? 63,50,000 का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन किया, बट कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था 39,50,000। तो डीम्ड डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ कंपनी माना जाता है, तो डीम्ड डिविडेंड इतना ही माना जाएगा। अच्छा, तो ये डीम्ड डिविडेंड, ये सारे शेयर होल्डर्स का डीम्ड डिविडेंड है। ठीक है ना। तो इसमें मिस प्रिया के हिस्से का कितना डीम्ड डिविडेंड बताइए? मिस प्रिया के हिस्से का डीम्ड डिविडेंड 39,50,000 का 1/6, ये मिस प्रिया के हिस्से का डीम्ड डिविडेंड था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंपनी के एंगल से। कंपनी ने डीम्ड डिविडेंड कितना माना जा रहा है? ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी। इस पर कंपनी को सीडीटी चुकाना होगा। कितना? 20.555%। ठीक है, जो भी अमाउंट आए वो कंपनी को सीडीटी पे करना होगा। क्लियर? तो ये सिस्टम है। अच्छा, अब एक बात और, मिस प्रिया को ये जो डीम्ड डिविडेंड मिला, कंपनी ने उस पर सीडीटी पे कर दिया। ठीक है,
और मिस प्रिया का ये डीम्ड डिविडेंड कितना है 6,58,333। ये मिस प्रिया को एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्यों? अरे इस पर कंपनी ने सीडीटी पे कर दिया तो ये शेयर होल्डर के लिए एग्जेम्प्ट हो जाता है 10 लाख तक। ठीक है, ये 10 लाख के अंदर ये, तो ये मिस प्रिया को क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट भी हो जाएगा। ठीक है, एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34। ये एक एग्जम्पशन चैप्टर आएगा, उसमें आएगा एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34। तो ये डीम्ड डिविडेंड जिस पर कंपनी सीडीटी पे कर चुकी है, ये डीम्ड डिविडेंड शेयर होल्डर को एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया? आज की क्लास में हमने सेक्शन 45 सबसेक्शन 5 कंपल्सरी एक्विजिशन डिस्कस किया और सेक्शन 46 डिस्कस किया लिक्विडेशन। क्लियर? तो आज की क्लास में इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।